हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम पहले बताए थे, इसके पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे। तो जब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया, आप देखे होंगे कि चार्ज स्थिर था, चार्ज मूव नहीं कर रहा था। अब आज से चार्ज मूव करेगा एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा मतलब फ्लो करेगा। एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। आप लिख सकते हैं द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट की जब बात आ रही है तो यहाँ पर आप देखिए, आप ग्राफ ए देखिए। ये ग्राफ ये टाइम के साथ स्थिर है, कांस्टेंट है। टाइम बीत रहा है लेकिन ये करंट कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट करंट को हम बोलेंगे स्टेडी करंट। बी में देखेंगे, टाइम के साथ करंट क्या है, बढ़ रहा है, कांस्टेंटली बढ़ रहा है। तो सी में भी बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो हम बी और सी दोनों को हम बोलेंगे वायरिंग करंट। करंट चेंज हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर करंट निगेटिव हो गया। करंट निगेटिव होने का मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर करंट का बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो करंट जो कि टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज होने के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, ये स्टेडी करंट जिसमें कि टाइम के साथ करंट कांस्टेंट है, वायरिंग करंट जिसमें टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, बी और सी एग्जाम्पल है, और डी अल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखिए वायरिंग करंट में हम ये जो बताए थे बी और सी, यहाँ पर टाइम के साथ यहाँ पर ये करंट घट रहा है, यहाँ पर करंट घट रहा है, करंट यहाँ पर भी घट रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो A is known as steady current, B and C is known as varying current, and D is known as alternating current. Now आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। जो वायरिंग करंट बताए थे बच्चों, वायरिंग करंट जो बताए थे, जैसे स्टेडी करंट में तो हम डायरेक्ट लिखेंगे चार्ज। हमने डिफिनीशन में बताया है 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो t सेकेंड में यदि q अमाउंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, q बाई टी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू q बाई टी। तो दिस विल हैपन इन केस ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट में हम ये डिफिनीशन, ये चीज़ लिखेंगे, ये फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। बट जब करंट वायरी कर रहा हो, जब करंट हमारा चेंज हो रहा है, वायरी कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हर एक समय, हर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो फ्लो, चार्ज का फ्लो है वो डिफरेंट है। हर एक टाइम पर चार्ज का फ्लो क्या है, डिफरेंट है। तो वायरिंग करंट के केस में हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया। दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, dq by dt at any instant of time t, at any instant of time t, ये I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये जो हम लिखेंगे ये वायरिंग करंट की स्थिति में लिखेंगे, जबकि हमारा करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होने का मतलब जो चार्ज का फ्लो है हर एक समय पर अलग अलग है। कभी चार्ज को उतने ही समय में, उतने ही टाइम इंटरवल में चार्ज का फ्लो कभी अधिक है, उतने ही टाइम इंटरवल में कभी चार्ज का फ्लो कम है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे वायरिंग चार्ज, सॉरी वायरिंग करंट। और उस केस में हम लिखेंगे करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अब इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट क्या होगा करंट का। अब जैसे कूलम पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया, इट्स SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड, या जूल अपॉन सेकेंड को ही हम लिखते हैं एम्पियर। जूल अपॉन सेकेंड को ही हम लिखते हैं क्या, जूल अपॉन सेकेंड को ही हम लिखेंगे एम्पियर। तो ये यूनिट हो गया करंट का, जूल अपॉन सेकेंड या
एम्पियर। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर का डिफिनीशन आप आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आपको डिफाइन करना हो, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी कंडक्टर के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि उसमें करंट क्या है? 1 एम्पियर का है। लेकिन 1 एम्पियर का यदि एग्जाम में लिखेगा कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो उसका डिफिनीशन हम आगे बताएंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पर जानना चाहें तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में चार्ज यदि 1 कूलम फ्लो कर रहा है तो करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड in a conductor if a current of 1 ampere a current of 1 ampere is flowing in that conductor, find the number of electrons flowing per second in a conductor if a current of 1 ampere is flowing in that conductor। यदि कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। नाउ नेक्स्ट मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी n। सॉल्यूशन पे आ जाइए। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इज स्मॉल n। 1 सेकेंड में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देन चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, देन द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। चार्ज कितना फ्लो होगा पर सेकेंड भाई? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। चार्ज कितना फ्लो होगा? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो हेंस हमारे पास I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो आगे हम बढ़ा के लिख लेंगे इसको, I इज इक्वल टू Q बाई टी को सॉल्व कर लेंगे। I इज इक्वल टू Q बाई टी को सॉल्व कर लेंगे। I इज इक्वल टू Q के जगह पर एन ई बाई टी। यहाँ पर देखिए क्लियर, पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड की बात हो रही है, तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देयरफॉर I के जगह पर हम 1 लिख लिए, n e अपॉन टी 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई ई। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन ई के जगह पर 1 अपॉन 6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो दैट इज n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया बच्चों। यदि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यानी उस कंडक्टर में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ चीज़ बता दे रहे हैं। हम एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन गैस का। इलेक्ट्रॉन गैस क्या होता है? मान लीजिए ये कोई मेटल है
और इस मेटल में या कंडक्टर है, कंडक्टर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। तो इस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर काम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज इधर काम करेगा, और भी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो और इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर काम कर रहा है। मतलब देयर आर सो मेनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एक मेटल के केस में क्या होता है, द नेट फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज जीरो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो हो गया, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। और ये ठीक उसी ढंग से मूव करता है जैसे कि गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं। गैस कंटेनर है, गैस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। सिमिलरली ये मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस क्यों बोलते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के उसी ढंग से मूव करते हैं जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स गैस कंटेनर में मूव करते हैं। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज़ और हम आपको बताना है, कन्वेंशनल करंट क्या है। स्टार्ट हम कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट क्या है। कन्वेंशनल करंट देखिए, कन्वेंशन का मतलब ऐसी ये परिपाटी है, ऐसा कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है भाई? ऐसे लोग मान्यता है, ऐसी मान्यता है। क्या मान्यता है? कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कन्वेंशन है भाई? कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लिख सकते हैं, आप लिखिए कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of electron, flow या motion of electron, flow of electrons। कन्वेंशनली ऐसी मान्यता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ जब करंट की बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से यदि मान लीजिए हमारा ये निगेटिव का मतलब लो, निगेटिव का मतलब क्या हुआ? लो। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये निगेटिव है ना, निगेटिव ये धक्का देगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, पुश करके पॉजिटिव की ओर लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सिंस द इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखवाना कोई जरूरी नहीं है। सिंस द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होगा, अभी आप देख लीजिए थोड़ा सा और। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। हमने आपको इलेक्ट्रॉन गैस के विषय में बता दिया। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई मेटल है,
और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स जिगजैग मूव करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। टकराता है, मूव करता है, लेकिन नेट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो नहीं होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ लीजिए उसी ढंग से जैसे वाटर फ्लो करता है। वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करता है। जब तक लेवल में डिफरेंस नहीं होगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा। वाटर फ्लो करने के लिए लेवल में डिफरेंस जरूरी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको पोटेंशियल में डिफरेंस जरूरी है। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होने का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपके मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन में मोशन है, लेकिन आप देखें यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ लौट करके, यानी यदि 10 इलेक्ट्रॉन इधर पास कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जा रहे हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं। तो नेट फ्लो कितना हो गया? नेट फ्लो 0 हो गया। नेट फ्लो 0 हो गया। तो जब तक विदाउट पोटेंशियल, जब तक हम विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप लिखेंगे, ऐसा कब होगा? विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, तब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ये हमने इलेक्ट्रॉन गैस की बात किया था, गैस मॉलिक्यूल में भी यही होता है। गैस मॉलिक्यूल में जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं देंगे, गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर में भी मूव करता रहेगा, लेकिन नेट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोड्यूस्ड कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब ये लो कर दिया और ये हाई कर दिया, पॉजिटिव का मतलब हाई, तो ये इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है। एरो समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है। तो दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द average velocity with which electrons are drifted from negative terminals to positive terminal of a conductor when the potential difference is applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, नेट फ्लो नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ भी जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ चलने पर, यहाँ चल रहा है, चलने के बाद यहाँ आयंस है, आयन से कोलिजन हो गया इसका। अब जब आयन से कोलिजन हो गया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर स्टार्ट किया इधर की ओर मूव करने के लिए, फिर कोलिजन हो गया,
स्टार्ट किया मूव करने के लिए, फिर कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद फिर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जैसे आप फील्ड में है, 100 मीटर का फील्ड है, उसमें एक तरफ से यदि आपको पुश किया जा रहा है, रेस लगाया जा रहा है, बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप कैसे भागेंगे? आप बच्चे से टकराते हुए आगे पीछे जिगजैग मोशन में भागेंगे। तो लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी से आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पहुंचते हैं, फील्ड के एक एंड से दूसरे एंड की ओर पहुंचते हैं। तो देन दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन। इसको आप नोट कर लेंगे, नोट्स है, अब हम थोड़ा स्लो ही पढ़ाएंगे लेकिन नोट्स टाइप से मैं पढ़ा देंगे, आप नोट्स लिखते चले जाइए। नाउ एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए कोई मेटल है और इस मेटल में के जो दो एंड है, इसमें हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई या नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो मान लीजिए कि इसमें एन इलेक्ट्रॉन है और एक की वेलोसिटी u1, आप लिखेंगे लेट u1 u2 u3 डॉट डॉट un आर द velocities of the electrons without applying electric field, विदाउट अप्लाइंग, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, विदाउट, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन है ई इज इक्वल टू वी बाई डी या वी बाई एल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स without applied इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं किए हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई नहीं किए हैं, उसके पहले कितनी वेलोसिटी है भाई? u1 u2 u3 और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आप कर लीजिए, रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब पहले का वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, तीसरी की वेलोसिटी u3 है एंड डॉट डॉट un है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब तो हम ये बता रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, देन तो नेट तो वेलोसिटी तो नहीं होगी, नेट फ्लो नहीं होगा, दैट इज देन उस केस में क्या है? un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करते चले जाइए un, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यदि 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो नेट फ्लो क्या होगा? नेट फ्लो इज 0। तो नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, let v1 v2 v3, let v1 v2 v3 dot dot vn are the velocities of the electrons, of the respective electrons when electric field capital E is applied in the conductor.
इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। देन V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू U प्लस ए टी टाउ वन कहने का मतलब क्या है, टाउ वन को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। व्हाट इज टाउ वन इज द नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब द टाइम टेकन बिटवीन द टू कोलिजन। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ 2। V3 इज इक्वल टू U3 प्लस ए टाउ 3। सिमिलरली डॉट डॉट कर लेंगे, फिर Vn इज इक्वल टू UN प्लस ए टाउ n। Vn इज इक्वल टू U प्लस ए टाउ n। तो हेंस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, U1 U2 ये जो जीरो हो रहा है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम Vd से डिनोट करेंगे। तो Vd इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट Vn बाई n, ये हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। सभी वेलोसिटी को प्लस करके हमने n से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया। अब ये V1 V2 V3 यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सब वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 Vn, now putting the values, hence Vd is equal to V1 के जगह पर Un प्लस ए टाउ n, V2 के जगह पर U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट Un प्लस ए टाउ n, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। नाउ डिवाइडेड बाई n से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ आफ्टर दैट वी विल राइट व्हाट, आप लिख लीजिए यहाँ पर Vd इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर Vd इज इक्वल टू जितने U1 U2 U3 U1 U2 U3 डॉट UN सबको आप लीजिए बाहर, डिवाइडेड बाई n को भी बाहर ले लीजिए, प्लस ये को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n बाई n। तो बट फ्रॉम वन बट फ्रॉम वन, अभी 1 हम लिखवाए थे जिसमें कि U1 U2 U3 ये जीरो हो गया था। तो हमारे पास क्या हुआ, Vd इज इक्वल टू ये जीरो हो गया पूरा प्लस ए, और इसको हम बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सभी ये पहले का एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम था, दूसरे का था, तो इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बाई n, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये मतलब कि दो कोलिजन के बीच का टाइम एवरेज टाइम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो नाउ आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर Vd इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ए टाउ ये हो गया,
हम एक्सेलरेशन ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बाय मास, और फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई बाई मास, ये हो गया, इंटू टाउ। ए इज इक्वल टू, सिंस ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, और फोर्स के जगह पर चार्ज पर लगने, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। फॉर इलेक्ट्रॉन क्यू की वैल्यू क्या हो गया भाई, माइनस ई, तो हेंस वी डी इज इक्वल टू, यहाँ हमारा हो गया माइनस ई बाई एम, ये वेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ई और वी डी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। इंटू टाउ। तो और आगे हम लिख सकते हैं, इसको आप नोट करिए, ई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ई के जगह पर वी बाई एल लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई वी बाई एल हम लिख देंगे इंटू टाउ। मैग्नीट्यूड हमने कर दिया, मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू क्या होगी, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ई के जगह पर हमने बाई एम बचा, ये एम, तो दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हो गए, ई बाई एम, हमने ई के जगह पर वी बाई एल लिख दिया, नाउ दिस रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन that is known as relation between electric current and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। आप लिख लीजिए, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and cross sectional area capital A। लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इफ स्मॉल n बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन total electrons in the conductor, total electrons flowing in the conductor, आप लिखेंगे hence the total electrons flowing in the conductor, hence total electrons flowing in the कंडक्टर कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर। आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन द कंडक्टर Q इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया कंडक्टर का, A इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था, लेंथ एल था, और ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, N इलेक्ट्रॉन्स थे। तो दीज आर द टोटल इलेक्ट्रॉन्स
total electrons, this total electrons है, total number of electrons A into L into N. Now total charge flowing in the conductor, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू, चूँकि देखिए ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन पर यदि चार्ज E है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, A इंटू एल इंटू एन इंटू ई, इतने चार्ज हो गए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ द टाइम टेकन, टू फ्लो electrons from one end to another end, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड ऑफ द कंडक्टर कितना टाइम लगा, T इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितना था कंडक्टर का, L था, और किस स्पीड से चल रहा था, किस एवरेज वेलोसिटी से चल रहा था, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे, Vd। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिए। हेंस I इज इक्वल टू Q बाई T वी हैव, हेंस इलेक्ट्रिक करंट hence I इज इक्वल टू Q बाई T, Q के जगह पर क्या लिखेंगे, Q के जगह पर लिखेंगे I इज इक्वल टू, Q के जगह पर ALNE, Q के जगह पर लिखेंगे ALNE, I इज इक्वल टू AL, वॉल्यूम हो गया, यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल चार्ज ये हो गया, और T के जगह पर L बाई Vd, Vd विल गो अप, तो L से N कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल टू हो गया ANE Vd। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, I इज इक्वल टू ANE Vd, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो अभी हम एक्सप्रेशन निकाल दे रहे हैं, 10 मिनट टाइम हम ले लेते हैं, और आपका वीडियो बड़ा होने दीजिए, कोई बात नहीं। हम ओम्स लॉ भी बता देते हैं, अभी 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, कोई बात नहीं, चलिए। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है, सुनिए। देखिए, हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक करंट को उसी ढंग से मान के चलिए जैसे वाटर फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करता है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। यदि लेवल में डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर में फ्लो नहीं होगा, सिमिलरली यानी वाटर करंट नहीं होगा। सिमिलरली यदि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो और जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ही ज़्यादा वाटर के लेवल में जितना ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वाटर का फ्लो उतना ही अधिक होगा। सिमिलरली पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लिखिए ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट through a conductor is directly proportional the electric current through a conductor is directly proportional to the potential difference
applied potential difference applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, the electric current through a conductor, ये electric current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Potential difference जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही अधिक होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है. provided the physical condition should remain constant. Provided physical condition remains constant. फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जिसे टेम्परेचर न चेंज हो और लेंथ न चेंज हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया न चेंज हो. फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फिजिकल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर न चेंज करे, लेंथ न चेंज करे, क्रॉस सेक्शनल एरिया न चेंज कर जाए. यदि पाइप को मोटा डालेंगे, यदि 2 लेवल है और पाइप मोटा कर दिए, तब तो यूनिट टाइम में ज़्यादा वाटर फ्लो कर जाएगा, यानी करंट अधिक हो जाएगी. तो इट मीन्स व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं. मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, अभी हमने बताया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो दिस इम्प्लाइज I इज, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है K कर लीजिए, ये V, तो दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 1/K इंटू I. तो इस 1/K को ही हम लिखते हैं V इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर, ये चूंकि K कांस्टेंट है तो 1/K भी कांस्टेंट होगा, तो इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज ओम्स लॉ. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. पोटेंशियल डिफरेंस यदि अधिक है, इसका मतलब करंट भी अधिक है. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है तो उस समय करंट भी अधिक है. तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं और लिखते हैं RI. R इज नोन एज व्हाट, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस. वेयर ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का ही हम बोलते हैं R. वेयर R को बोलते हैं, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. नाउ अब इसका हम डेरिवेशन कर दे रहे हैं, प्रूफ. देखो, मान लो कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसका लेंथ क्या है, L है. दिस L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इसके एंड के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है. कंसीडर potential difference capital V is applied across the ends of a conductor, of length small l and cross sectional area कैपिटल A. मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अप्लाई कर दिया.
देन अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स काम करना शुरू करेंगे। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, देन फोर्स एक्टिंग on the electrons inside the conductor, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें फोर्स काम करना शुरू करेगा। कितना फोर्स होगा? फोर्स F इजिकल टू Q इंटू ई। तो F के जगह पर हम क्या लिखेंगे? मास, वेयर M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम E लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। तो हम A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ई बाई एम। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये पता है आपको। F के जगह पर हम एम ए लिखेंगे, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। केवल यही, ये निगेटिव साइन का केवल मतलब यही है कि अपोजिट डायरेक्शन में उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो हमको यदि मैग्नीट्यूड लेना होगा तो ए इज इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ई बाई एम। तो ई के जगह पर आप क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू